वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग सीआरई 2025 के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ यूटेराइन फाइब्रॉइड्स। यूटेराइन फाइब्रॉइड की ग्रोथ के लिए प्राइमरी हार्मोन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरॉन, ऑप्शन डी प्रोलैक्टिन। ऑप्शन ए के अंदर हमें दिया गया प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन फाइब्रोइड ग्रोथ में हेल्प करता है, लेकिन प्राइमरी हार्मोन जो ग्रोथ के लिए फाइब्रोइड की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है वो होता है हमारा एस्ट्रोजन। सो एस्ट्रोजन हमारा राइट आंसर होगा। ग्रोथ ऑफ फाइब्रोइड स्टिमुलेट करता है एस्ट्रोजन हार्मोन बाय प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ द स्मूथ मसल सेल्स इन द यूट्रस। नेक्स्ट आया टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन भी हमारा राइट आंसर नहीं है। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन डज नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ फाइब्रोइड्स। नेक्स्ट आता है प्रोलैक्टिन। ऑप्शन डी के अंदर जो दिया गया है, प्रोलैक्टिन हार्मोन मेनली रेगुलेट करता है लैक्टेशन को, ना कि ग्रोथ ऑफ फाइब्रोइड्स को। सो इस तरह से आप देख रहे हैं हमारा राइट यहाँ पर रहेगा। जो प्राइमरी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो है एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स में हेल्प सूथ द सिम्टम ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज। निम्न में से कौन सा ऐसा फूड है जो कि पेप्टिक अल्सर डिजीज के सिम्टम्स को सूथ करता है? Option E, acidic fruits like tomatoes. Option B, oily and greasy food. Option C, bananas. Option D, chocolates. Option A के अंदर हमें दिया गया है acidic fruit like tomatoes. एसिडिक फ्रूट जैसे कि टोमेटोज अल्सर को इरिटेट करते हैं और स्टमक एसिड का जो प्रोडक्शन है उसे भी इंक्रीज करते हैं, जिससे हमारे सिम्टम्स जो है वो रिलीव तो नहीं होंगे बजाय और बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है ऑयली एंड ग्रीसी फूड। अगर बात करते हैं ऑयली और ग्रीसी फूड की, तो इसके अंदर फेट जो होता है वो ज्यादा होता है, जो कि स्टमक को इरिटेट करता है, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को भी डिले करता है और एसिड प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करता है। यह तीनों ही चीजें करते करेगा यह, तो इसकी वजह से सिम्टम्स हमारे और इंक्रीज होंगे, ना कि उससे रिलीव मिलेगा। नेक्स्ट आता है बनानास। बनाना जो है वो एक नेचुरल एंटासिड प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, जो कि अल्सर के सिम्टम को हील करने में हेल्प करती है। यह डाइजेस्ट भी इजीली हो जाता है और स्टमक लाइनिंग को इरिटेशन से प्रोटेक्ट भी करता है। नेक्स्ट आता है ऑप्शन डी के अंदर दिया गया चॉकलेट। चॉकलेट के अंदर कैफीन कंटेन होता है, जो कि स्टमक एसिड प्रोडक्शन को और इंक्रीज करता है, जिससे सिम्टम्स और बढ़ जाते हैं। सो अगर हम बात करते हैं पेप्टिक अल्सर सिम्टम्स में कौन सा फूड हेल्प करेगा, तो वो है हमारा ऑप्शन सी बनानास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज लिस्ट एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ यूटेराइन फाइब्रॉइड्स। यूटेराइन फाइब्रॉइड के डेवलपमेंट के साथ कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि सबसे कम एसोसिएट करता है? ऑप्शन ए फैमिली हिस्ट्री ऑफ फाइब्रॉइड्स, ऑप्शन बी ओबेसिटी, ऑप्शन सी अर्ली मेनार्ज, ऑप्शन डी ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज। सबसे फर्स्ट ऑप्शन ए के अंदर हमें दिया गया है फैमिली हिस्ट्री ऑफ फाइब्रॉइड्स। अगर हम बात करते हैं कि किसी वुमेन का फाइब्रॉइड का जेनेटिक हिस्ट्री है, तो उसके फाइब्रॉइड होने का रिस्क और ज्यादा रहता है। हमें यहाँ पर सबसे कम जो रहता है वो पूछा गया, तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर नहीं रहेगा। नेक्स्ट है ओबेसिटी। ओबेसिटी भी हमारा नहीं रहेगा, क्योंकि ओबेसिटी से रिस्क ऑफ डेवलपिंग फाइब्रॉइड जो होता है वो इंक्रीज होता है ड्यू टू हायर लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। नेक्स्ट ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है अर्ली मेनार्ज। अगर किसी वुमेन को यंग एज के अंदर ही मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाते हैं, तो फाइब्रॉइड डेवलप होने का रिस्क इंक्रीज होता है ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एस्ट्रोजन। इसीलिए ऑप्शन सी भी हमारा राइट आंसर नहीं रहेगा। सबसे कम हमें जो देखने को मिलता है वो रहता है ऑप्शन डी, यानी कि ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज। अगर कोई वुमेन ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज ले रही है, तो उसकी वजह से रिस्क ऑफ फाइब्रॉइड इंक्रीज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ यूटेराइन फाइब्रॉइड्स इज मोस्ट लाइकली टू कॉज इनफर्टिलिटी। निम्न में से कौन सा ऐसा टाइप ऑफ यूटेराइन फाइब्रॉइड्स है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है? ऑप्शन ए सबसीरोसल फाइब्रॉइड्स, ऑप्शन बी सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड्स, ऑप्शन सी इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स, ऑप्शन डी पेडोन्यूक्लिएटेड फाइब्रॉइड्स। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड्स। सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड का लोकेशन जस्ट बीनीथ द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस रहता है और यह यूटेराइन कैविटी में प्रोट्रूड कर सकता है, जिससे शेप ऑफ द यूट्रस जो होता है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है और एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन के साथ इंटरफेयर करता है। इसीलिए अगर किसी पेशेंट को सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड है, तो वहां पर जो रहता है हमारा इनफर्टिलिटी होने के चांसेस इंक्रीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्जिकल ट्रीटमेंट्स में बी यूज्ड टू एड्रेस फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज। निम्न में से कौन सा ऐसा सर्जिकल ट्रीटमेंट है जो कि एड्रेस करता है फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज को? ऑप्शन ए ट्यूबल लाइगेशन, ऑप्शन बी सल्फिंजेक्टोमी, ऑप्शन सी ओफोरेक्टोमी, ऑप्शन डी ट्यूबल कैनुलेशन।
सबसे फर्स्ट ऑप्शन ए के अंदर हमें दिया गया ट्यूबल लाइगेशन। अगर बात करते हैं ट्यूबल लाइगेशन की, तो यह एक सर्जिकल प्रोसीजर है जो कि स्टरलाइजेशन के अंदर किया जाता है। इसके द्वारा क्या होता है, परमानेंट कॉन्सेप्शन जो है उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन यह कंडीशन जो है हमारी, वो ट्यूबल ब्लॉकेज को ट्रीट करने में यूज में नहीं ली जाती है। नेक्स्ट आया है हमारा सल्पिंजेक्टोमी। सल्पिंजेक्टोमी का मतलब होता है फैलोपियन ट्यूब को सर्जिकली रिमूव करना। ऐसा हम तभी करते हैं जब या तो हमारी ट्यूब सिवियरली डैमेज हो या फिर इन्फेक्टेड हो गई हो, तब किया जाता है। इस प्रोसीजर के द्वारा भी हम जो ट्यूब का ब्लॉकेज है उसे ट्रीट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आया ओफोरेक्टोमी। ओफोरेक्टोमी यानी कि सर्जिकली रिमूवल ऑफ वन और बोथ ओवरीज एंड इट इज अनरिलेटेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज। क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है हमारा फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज का सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या रहेगा, तो वो रहेगा हमारा ट्यूबल कैन्युलेशन। ट्यूबल कैन्युलेशन एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू हम सर्विक्स में कैथेटर इंसर्ट करते हैं जो कि फैलोपियन ट्यूब में जाता है टू रिमूव ब्लॉकेज। इसके थ्रू ट्यूबल ब्लॉकेज को हम रिमूव कर सकते हैं। ट्यूबल पेटेंसी जो है उसे भी रिस्टोर किया जा सकता है। सो इस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं फैलोपियन ब्लॉकेज को ट्रीट करना सर्जिकली, तो ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डू सिम्टम्स ऑफ डंपिंग सिंड्रोम टिपिकली अकर आफ्टर ईटिंग। आफ्टर ईटिंग हमें डंपिंग सिंड्रोम के जो सिम्टम्स है वो कब देखने को मिलते हैं। ऑप्शन ए 1 to 2 hours आफ्टर ईटिंग, ऑप्शन बी 30 minutes to 1 hour आफ्टर ईटिंग, ऑप्शन सी इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग, ऑप्शन डी सेवरल आवर्स आफ्टर ईटिंग। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी 30 minutes to 1 hour आफ्टर ईटिंग। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए के अंदर हमें दिया गया 1 to 2 hours आफ्टर ईटिंग। डंपिंग सिंड्रोम के जो सिम्टम्स होते हैं उसकी बात करते हैं तो आफ्टर ईटिंग जो होता है विद इन 30 मिनट्स के अंदर यह अपीयर होते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, क्योंकि जो हमारा डंपिंग सिंड्रोम है उसकी जो सिम्टम्स है टिपिकली 15 to 30 मिनट्स आफ्टर ईटिंग अपीयर हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग, जो कि ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है। डंपिंग सिंड्रोम के सिम्टम्स इमीडिएटली अपीयर नहीं होते बट अकर शॉर्टली आफ्टर ईटिंग। नेक्स्ट ऑप्शन डी के अंदर दिया गया सेवरल आवर्स आफ्टर ईटिंग। डंपिंग सिंड्रोम के सिम्टम्स एक्यूट होते हैं और क्विकली अपीयर होने वाले होते हैं। इन्हें अपीयर होने के लिए सेवरल आवर्स का टाइम नहीं लगता है। सो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 30 मिनट्स आफ्टर ईटिंग रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन व्हेन यूजिंग एन एंथेलमेंटिक एनीमा। जब भी हम एंथेलमेंटिक एनीमा यूज में ले रहे तो वहां पर हमारा इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन क्या रहेगा। Option E, ensure that the patient is properly hydrated. Option B, administer the enema on an empty stomach. Option C, administer the enema after meals to improve absorption. Option D, administer a higher dose for faster result. राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, यानी कि ensure that the patient is properly hydrated. जब भी हम एनिमा को एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो एनिमा की वजह से जो होता है हमारा फ्लूइड लॉस होगा, इसीलिए पहले ही इंश्योर कर लेना है कि पेशेंट जो है वो हमारा हाइड्रेटेड रहे। नेक्स्ट ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है एडमिनिस्टर द एनिमा ऑन एन एम्प्टी स्टमक। एनिमा टिपिकली स्टमक कंटेंट पर डिपेंड नहीं करता है, तो यह भी हमारा राइट आंसर नहीं रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है एडमिनिस्टर द एनिमा आफ्टर मील्स टू इम्प्रूव एब्जॉर्प्शन। एंथेलमेंटिक एनीमा जो है हमारा, उसका एडमिनिस्ट्रेशन मील टाइमिंग के बाद एडमिनिस्टर करने से एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है हायर डोज फॉर फास्टर रिजल्ट। यह भी हमारा राइट आंसर नहीं है, क्योंकि विदाउट प्रॉपर मेडिकल एडवाइस हम एनीमा के डोज को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग इन द पैरासिंथेसिस फ्लूइड इन ए पेशेंट विद सिरोसिस रिलेटेड एसाइटिस। यहाँ पर हमें कंडीशन दी गई है कि एसाइटिस है और वो भी सिरोसिस से रिलेटेड है, तो यहाँ पर कौन सा ऐसा पैरासिंथेसिस फ्लूइड के अंदर कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए लो प्रोटीन एंड लो WBC, ऑप्शन बी हाई प्रोटीन एंड हाई व्हाइट ब्लड सेल्स, ऑप्शन सी हाई रेड ब्लड सेल्स एंड लो व्हाइट ब्लड सेल्स, ऑप्शन डी लो प्रोटीन एंड हाई व्हाइट ब्लड सेल्स। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए लो प्रोटीन एंड लो व्हाइट ब्लड सेल। अगर हम एसाइटिस की बात करते हैं और उसका कोज अगर सिरोसिस है तो वहां पर हमें कैरेक्टरिस्टिक में देखने को मिलेगा लो प्रोटीन कंटेंट, और इसी के साथ काउंट भी लो रहता है क्योंकि यहाँ पर इन्फेक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट ऑप्शन बी के अंदर दिया गया हाई प्रोटीन एंड हाई WBC काउंट। यह कंडीशन हमें देखने को मिलती है मैलिग्नेंट एसाइटिस या फिर इन्फेक्शन के साथ में, लेकिन यह सिरोसिस वाले एसाइटिस के साथ नहीं देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है ऑप्शन सी, जिसके अंदर की हाई RBC और लो WBC दिया गया है। यह कंडीशन हमें सजेस्ट करती है कि ट्रॉमेटिक टैप या फिर ब्लीडिंग है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर।
नेक्स्ट आता है लो प्रोटीन एंड हाई डब्ल्यूबीसी। हाई डब्ल्यूबीसी जहां पर भी वहां पर इन्फेक्शन का रिस्क रहता है, तो वहां पर कोज जो होगा हमारा इन्फेक्शन होगा। सो इस तरह से हम देखेंगे, हमारा राइट आंसर रहेगा कि अगर सिरोसिस रिलेटेड एसाइटिस है तो वहां पर पैरासिंथेसिस फ्लूइड जो होगा वो लो प्रोटीन कंटेंट होगा, इसी के साथ ही डब्ल्यूबीसी भी लो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टिपिकल फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द अर्ली फेज ऑफ डंपिंग सिंड्रोम। डंपिंग सिंड्रोम का अर्ली फेज जो होता है उसके अंदर हमें कौन सा फिजिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलता है? ऑप्शन ए हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन बी डायरिया, ऑप्शन सी वीकनेस एंड डिजीनेस, ऑप्शन डी फीवर। सबसे फर्स्ट हमें यहाँ पर जो फेज दी गई है वो है हमारी अर्ली फेज। अर्ली फेज की अगर हम बात करते हैं तो हाइपोग्लाइसीमिया उसके अंदर हमें नहीं देखने को मिलता है। हाइपोग्लाइसीमिया अपीयर होता है लेट फेज ऑफ डंपिंग सिंड्रोम के अंदर। नेक्स्ट आता है डायरिया। डंपिंग सिंड्रोम के कुछ केसेस के अंदर डायरिया होता है, लेकिन यह भी मोर कॉमनली लेट फेज के अंदर देखने को मिलता है, अर्ली फेज के अंदर नहीं मिलता है। अगर हम बात करते हैं अर्ली फेज के सिम्टम्स की तो उसके अंदर हमको देखने को मिलता है वीकनेस, डिजीनेस, नोजिया और स्वेटिंग आफ्टर ईटिंग ड्यू टू द रैपिड मूवमेंट ऑफ फूड इनटू द इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है ऑप्शन डी के अंदर फीवर दिया गया है। फीवर हमें डंपिंग सिंड्रोम के अंदर नहीं देखने को मिलता है। सो इस तरह से बात करते हैं अगर डंपिंग सिंड्रोम के अर्ली फेज साइन की, तो वो रहेगा हमारा आंसर ऑप्शन सी, यानी कि वीकनेस और डिजीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर डंपिंग सिंड्रोम। निम्न में से कौन सा डंपिंग सिंड्रोम का इफेक्टिव ट्रीटमेंट है? ऑप्शन ए इंक्रीज्ड फाइबर इंटेक, ऑप्शन बी स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, ऑप्शन सी लार्ज हाई फैट मील्स, ऑप्शन डी इंक्रीज्ड शुगर इंटेक। राइट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील। डंपिंग सिंड्रोम में हम स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील को एडवाइस करते हैं। यह हेल्प करता है स्लो द मूवमेंट ऑफ फूड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, जिससे डंपिंग सिंड्रोम के जो सिम्टम्स होते हैं उसे रिड्यूस होने में हेल्प मिलती है।